मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है आरबीआई ने रेट हाइक की है, उसके ऊपर आधारित है। ये तो मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पे नोट्स बनाना शुरू करिए। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मैं अगले वीडियो में या अगली क्लास में उसको मैं आपका आंसर करूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को डालना शुरू करें। ये जो आर्टिकल है जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने से पहले दो तीन टर्म इसमें आएंगे जिनको हमें समझ लेना जरूरी है। एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आरबीआई की कमेटी है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। ये हर 2 महीने में आपका जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको रिव्यू करती है और रिव्यू में जो मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी में जितना भी इन्फ्लेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाए। एक पार्ट तो ये, तो बाई मंथली एक्सरसाइज होती है, हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को रिव्यू करता है। कई बार इंटरिम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आ जाती है अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशंस हो तो ये एक इनका मेजर फ्रेमवर्क होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में आपका मॉनिटर करने का, रेगुलेट करने का काम जो है सारा का सारा आरबीआई देखता है, पहली चीज। दूसरा आएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जो रोजमर्रा की चीजों की जो कीमतें होती हैं जो आप और मैं अदा करते हैं किसी भी शॉप पर जाकर, उसका जो इंडेक्स है उसको हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और उसमें जो महंगाई बढ़ती है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ये दो चीजें आपके सामने आएंगी। तीसरा एक टर्म आ सकती है कैपिटल गुड्स। ऐसी गुड्स जो इंडस्ट्री में जो हैवी मशीनरी है वो जो हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। एक आएगा टर्म इसमें इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस वो होती है जो आपकी चीजों को प्रोड्यूस करने में जो कीमतें जो कंपनीज वगैरह, प्रोड्यूसर्स वगैरह अदा करते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उसको इनपुट प्राइस या इनपुट, वो उनकी कॉस्ट का जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसका हिस्सा होती है। तो ये 4-5 चीजें हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं ओपनली। कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं उसको एक बार आपके सामने रखूंगा। वीडियो को एंड तक देखें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, कोई ईडियम वगैरह आता है, उसको नोट करते रहें। एंड में आपको मैं जब समराइज कर रहा होता हूं आर्टिकल को, तो वहां पर आपको ये देखना होता है कि पूरे आर्टिकल में क्या लिखा गया है, इसका मुख्य मेन मकसद क्या था आर्टिकल को लिखने का, वो सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है आज का है वो एंकरिंग प्राइसेस ऑन आरबीआईज रेट हाइक। प्राइस को एंकर किया गया है, स्थापित किया गया है। आरबीआई ने जो रेट हाइक किया है अभी इंटरेस्ट रेट्स का, उसको, उसके बारे में एक आर्टिकल है। एक और टर्म आती है, वो आती है बेसिस पॉइंट्स। देखिए बेसिस पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ये चलता है 1 to 100 के स्केल पे। सिंस ये 1 to 100 के स्केल पे चलता है, तो अगर कोई ये कहता है कि आरबीआई ने 0.5 बेसिस पॉइंट्स जो है, या 5 बेसिस पॉइंट्स हम बोलेंगे, 0.5 नहीं, 5 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। 5 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अर्थ है 0.5%, 0.5%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से बेसिस पॉइंट 1 to 100 के स्केल पे चलता है, तो वहीं से आपको ये पिक करना है। चूंकि इसको आप परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा 0.5%, पॉइंट आपका 6 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा 0.6%। इस तरीके से आपको इसको रीड करना है परसेंटेज की टर्म में। अगर हम ये पढ़ते हैं आर्टिकल तो ये बड़ा क्लियर है। इसमें कह रहा है बोथ सेवर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू रीगेन कॉन्फिडेंस, कि आरबीआई जो भी कर रहा है उसमें जो बचत करता है, जो बचत करते हैं वो, और कंज्यूमर्स दोनों का को कॉन्फिडेंस रीगेन करना चाहिए, वो अपने कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करें। ऐसी कोई कवायद करनी चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए। दैट प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भविष्य में जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहेंगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लेटेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट, हाल ही में जो पॉलिसी स्टेटमेंट आया है, हैज अनइक्विवोकली। अब जैसे अनइक्विवोकल होता है, तो अनइक्विवोकल का अर्थ होता है क्लियर,
ये वर्ड थोड़ा उल्टा प्रतीत होता है। अनइक्विवोकली या क्लियरली, इजी वर्ड लिख रहा हूं मैं इसके लिए, एक्नॉलेज्ड, ये स्वीकार किया है दैट प्राइस स्टेबिलिटी मस्ट रिमेन द प्राइमरी फोकस of monetary policy now, when, as Governor Sasikant Das admitted, the CPI price momentum remains high. तो अब ये कह रहा है कि आरबीआई के जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसने क्लियरली ये स्वीकार किया है कि प्राइसेस जो हैं, कीमतों की स्थिरता प्राइमरी फोकस, पहला फोकस रहना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का अभी के लिए। जैसा कि शशिकांत दास ने स्वीकार किया है दैट सीपीआई प्राइस मोमेंटम, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो मोमेंटम है, यानी जो गति है, मोमेंटम का मतलब आप स्पीड भी कह सकते हैं, सेलरिटी भी कह सकते हैं, रिमेन्स हाई, वो ऊंची है, इल्यूसिडेटिंग द रैशनल बिहाइंड। अब यहां पे रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। उन्होंने उस पे उसको स्पष्ट करना, एलिसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई। तो उन्होंने क्लैरिफाइंग करते हुए कहा है कि जो लॉजिक है मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे के डिसीजन के पीछे का, टू रेज बेंचमार्क रेपो रेट, जो रेपो रेट है उसको हमने उसके बेंचमार्क को 35 बेसिस पॉइंट टू 6.25. He underlined that the battle against inflation was not over regardless of moderation in its pace. तो ये कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो कमेटी का जो डिसीजन है, जो बेंचमार्क रेपो रेट है, उसको 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया टू 6.25% कर दिया सीधा का सीधा। और उन्होंने ये अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। अंडरलाइन करने का मतलब होता है गिव इंपॉर्टेंस टू, महत्व दिया है, दैट बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वॉज नॉट ओवर, अभी पूरी नहीं हुई है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स मॉडरेशन इन इट्स पेस। हालांकि इन्फ्लेशन की जो गति है इसमें थोड़ी नरमी, मॉडरेशन का मतलब नरमी है, वो थोड़ी नरमी आई है, लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन, अब रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है जो रिटेल में जो खुदरा कीमतें हैं, खुदरा बाजार की जो कीमतें हैं, खुदरा बाजार में जो बिकने वाली चीजें हैं उनकी कीमतें हैं, उनमें जो बढ़ोतरी होती है उसको कहा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन्स अबाव द 6.5%, द अपर टॉलरेंस मार्क, एंड इज प्रोजेक्टेड टू सरपास इट, and then is just below the level in the last 2 quarters of this fiscal years. अब ये कह रहा है कि एक टर्म और यहां पर आई है टॉलरेंस लिमिट। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की जो टॉलरेंस लिमिट है यानी अपर लिमिट है वो 6% मानी जाती है। तो ये कह रहा है कि 6% तक पहुंची है और उसको भी सरपास करने वाली है अगले क्वार्टर में, और पिछले 2 क्वार्टर में इसके जस्ट नीचे रही है, मतलब 6% के आसपास ही रही है, ज्यादा नीचे नहीं रही है। तो थोड़ा सा एक कंसर्न है आरबीआई का कि जो हमारी जो रेट है इन्फ्लेशन की वो 6% से के आसपास अभी ओवर कर रही है, उसके आगे पीछे। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए कि कैसे भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से नीचे रहनी चाहिए। The MPC Monetary Policy Committee retained its full year CPI inflation projection at 6.7%. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब भविष्यवाणी है, वो उन्होंने रखी है 6.7% की। इस साल में इन्फ्लेशन 6.7% से नीचे नहीं आएगा, but bumped up the forecast for Q3 and Q4 by 10 basis points each to 6.6% and 5.9% respectively. लेकिन इन्होंने कहा है कि Q3 में और Q4 में उन फोरकास्ट जो है वो बढ़ा के देखिए, और कितनी बढ़ा के बताई है उन्होंने, 10 बेसिस पॉइंट, यानी 10 जो बेसिस पॉइंट है यानी पॉइंट आपका उसमें 1% पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। 6.6% एंड 5.9% के आसपास इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है। पॉइंट 10%,
0.10% आपका बढ़ने वाला है। Acknowledging that the inflation expectations are now will adrift of the MPC's marked 4% target, और उन्होंने स्वीकार किया है कि जो आपकी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस थी आर नाउ विल एड्रिफ्ट ऑफ, मतलब दूर चली जाएंगी, उससे भटक जाएंगी MPC's मैंडेटेड 4% टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसीज का जो जरूरी, मैंडेटेड का मतलब जो दिया गया है, मैंडेटरी है, वो होता है 4% टारगेट। उससे एड्रिफ्ट होंगी मतलब उससे आगे चली जाएंगी या उससे भटक जाएंगी उस टारगेट से। वर्स कोर इन्फ्लेशन और प्राइस गेन्स दैट स्ट्रिप आउट वॉलेटाइल फूड एंड फ्यूल कॉस्ट हैज आल्सो स्टेड स्टबर्नली स्टक अराउंड 6% लेवल। और साथ में क्या है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो कहा जाता है ऐसी चीजें जो किसी भी अर्थव्यवस्था का इंजन होती हैं, उनकी कीमतों को हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। खासकर फूड और फ्यूल प्राइसेस, वो क्या है, एडमेंटली क्या है, वो अभी भी वॉलेटाइल हैं, उनमें अभी भी अस्थिर हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल। जैसे कि किसकी वजह से, आउट अब फ्यूल कॉस्ट की वजह से, हैज ऑल्सो स्टेड स्टबर्नली। स्टबर्नली का मतलब होता है जिद्दी रूप से, स्टक अराउंड 6% लेवल, 6% के लेवल पे ही हैं, विद प्राइस प्रेशर्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब ग्रुप्स। उसके साथ ही उनके जितने भी सब ग्रुप हैं, फ्यूल और फूड की जो कीमतें हैं, उनके जितने भी सब ग्रुप हैं, उनमें भी कीमतें जो हैं वो ऊपर की तरफ ही हैं। दिस इज अ फार फ्रॉम रीअश्योरिंग आउटलुक। और ये जो आउटलुक है ये फार फ्रॉम रीअश्योरिंग है, यानी कि ये बहुत दूर है कि आपको ये रीअश्योर कर पाए कि कीमतें नीचे रहेंगी। फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता के लिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं कीमतों की स्थिरता के हिसाब से रीअश्योर नहीं करते हमें, वो उससे कहीं खराब स्थिति में है, ये कहना चाह रहा है। स्पेशली व्हेन वन कंसिडर्स, मुख्य रूप से जब ये कोई इस चीज पे ध्यान देता है, दैट रिसर्जेंट डिमांड अक्रॉस सर्विसेज इज लाइकली टू ट्रिगर प्राइस इंक्रीजेस। अब ये कह रहा है कि डिमांड बढ़ रही है सभी तरह के सर्विसेज की, और जब डिमांड बढ़ती है और शॉर्ट टर्म में हमेशा सप्लाई साइड जो होती है वो कंस्टेंट होती है, शॉर्ट टर्म में कभी भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे ये रिसर्जेंट डिमांड है, मतलब बढ़ती हुई डिमांड है, वो भी ये बता रही है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। ट्रिगर का मतलब टू बिगिन। When firms begin to pass on higher input cost, जो हायर इनपुट कॉस्ट है फर्म्स की, वो कस्टमर पे पास ऑन करना शुरू करेंगे, यानी कस्टमर्स पे डालना शुरू करेंगे। देखिए होता क्या है, बेसिकली जब भी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनीज अपना प्रॉफिट तो मारेंगे नहीं, क्योंकि उनको मार्केट में सर्वाइव करना है, आगे की ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। इसलिए जो भी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है कंपनीज की, वो धीरे धीरे वो कीमतें बढ़ा के कस्टमर के ऊपर पास ऑन करना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में, उससे भी चूंकि सप्लाई शॉर्ट टर्म में हमेशा सीमित रहती है, तो वो जो इनपुट कीमत बढ़ने की वजह से कंपनीज क्या करेंगी, वो जो इनपुट कॉस्ट है वो कस्टमर पे पास ऑन करना शुरू करेंगी। उसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है। द आरबीआई पॉलिसी पैनल, आरबीआई का जो पॉलिसी पैनल है, हाउएवर फार फ्रॉम यूनानिमस, वो एकमत होने से कहीं आगे गया है इन इट्स डिसीजन। While one of the 6 members voted against raising the policy rate, केवल 6 में से एक मेंबर ने यह कहा है कि पॉलिसी रेट्स मत बढ़ाइए, बाकी सभी ने क्या है, एक मत होकर ये कहा है, 5 सदस्यों ने, कि पॉलिसी रेट बढ़ाइए, इन्फ्लेशन हाई है। Presumably so as not to dampen as yet tentative economic recovery, और शायद उन्होंने इसलिए किया है, प्रिज्यूमेबली का मतलब शायद, परहैप्स, ताकि जो डैम्पन का मतलब होता है हतोत्साहित करना, टू डिस्करेज, इसका अर्थ क्या होगा, डिस्करेज होगा, हतोत्साहित करना, एज द येट टेंटेटिव इकोनॉमिक रिकवरी, निश्चित तो नहीं है लेकिन टेंटेटिव इकोनॉमिक रिकवरी, एक आंकड़ा दिया कि इकोनॉमिक रिकवरी उतना फास्ट होगी, उसको डैम्पन ना करे, उसको डिस्करेज ना करें।
Two members dissented over the policy stance, remaining focused on withdrawal of accommodation. दो जो मेंबर हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि जो पॉलिसी स्टांस है, पॉलिसी का जो रुख है, रिमेनिंग फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, कि इस चीज पे फोकस है कि आप जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है उसको आप विड्रॉ कर रहे हो, तो उसको डिसेंट किया। ऐसा मत करिए, आप इसको थोड़ा धीरे करिए ताकि पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट्स हैं उसमें अकोमोडेटिव रहे। अब अकोमोडेटिव क्या होता है? देखिए, आरबीआई जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जो कंपनियां बैंकों से लोन लेती हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली लोन महंगा होगा तो कंपनियों के लिए उसकी ब्याज दर हाई होने से ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा कंपनियों को। तो प्रोडक्शन हाउसेज को जब ब्याज ज्यादा देना पड़ता है तो वो उनकी इनपुट कॉस्ट को बढ़ाता है, जो भी अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही आनी होती है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये बैलेंस बिठाना होता है। तो अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब ये होता है कि ऐसी पॉलिसी का निर्माण करना जिससे क्रेडिट जो है अर्थव्यवस्था में वो सस्ता रहे, उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे, इन्वेस्टमेंट रुके नहीं। मान लीजिए अगर आरबीआई ने एकदम से ब्याज दरें बढ़ा दी तो क्रेडिट महंगा हो जाता है, उससे इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उससे जॉब्स भी कम क्रिएट होती हैं। ये एक फाइन बैलेंस होता है जो आरबीआई को देखना होता है। तो दो मेंबर ने ये कहा है कि आप ये जो फोकस हो रखे हैं कि अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस जो हमारा रहा है, रुख रहा है, उससे विड्रॉ कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, उसका विरोध किया। द मेजोरिटी वॉज, उसमें से ज्यादातर जो है, हाउएवर, हालांकि, एम्फेटिक, वो उन्होंने इस बात पे जोर दिया दैट फ्यूचर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड। ये जरूरी है कि हम एक कैलिब्रेटेड मतलब नपातुला मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन रखें टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड। हम ये रहे कि हमारी जो इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो एंकर्ड रहे, वो एक जगह स्थापित रहे। ब्रेक कोर इन्फ्लेशन परसिस्टेंस, और जो कोर इन्फ्लेशन है वो जो लगातार बढ़ रहा है उसकी जो परसिस्टेंस है उसको तोड़ें। एंड कंटेन सेकेंड राउंड इफेक्ट्स, और एक जगह इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो दूसरा कोर इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको हम कंटेन करें, उसको काबू में रखें। कंटेन का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट, उसको हम रेस्ट्रिक्ट करें। Anchoring price stability would ultimately serve to strengthen medium-term growth prospects. फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको एक जगह स्थिर रखें, प्राइस स्टेबिलिटी को, तो वो क्या है, मीडियम टर्म में हमारे जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की संभावनाएं हैं, उसको बढ़ा के रखेंगे। ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कीमतें कम है बाजार में तो कस्टमर के पास डिस्पोजेबल इनकम बचती है और वो फिर उसको स्पेंड करता है। जब उसको स्पेंड करता है तो फिर डिमांड बढ़ती है, उससे इकोनॉमी चलती रहती है। तो मीडियम टर्म में वो डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था में चीजें रोल आउट होती रहती हैं। दे रीजन्ड, उन्होंने तर्क दिया, आफ्टर ऑल द आरबीआई's लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑब्जर्व्ड सेकेंड राउंड इफेक्ट्स कुड कीप इन्फ्लेशन एट एलिवेटेड लेवल्स। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से जो सेकेंड राउंड इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा बढ़ सकता है, इवन बियॉन्ड 8 क्वार्टर्स, 8 क्वार्टर्स तक। 8 क्वार्टर का मतलब अगले 2 साल तक। अब ये मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है, इस पे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंस की भाषा में आप किसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, मीडियम टर्म कहते हैं, लॉन्ग टर्म कहते हैं, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले 8 क्वार्टर्स का मतलब 2 साल भैया। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने की क्वार्टर को कहा जाता है तिमाही। तो 8 तिमाही का मतलब 24 महीने। तो 24 महीने तक जो है आपका ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एंड इट वाज देयरफॉर इंपेरेटिव का मतलब नेसेसरी, मैंडेटरी, ये जरूरी है, टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशंस, जो नीतियों का दखल है, टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को रोक के रखा जाए। टू एंकर का मतलब टू कीप स्टेबल और टू कीप एट वन प्लेस।
गवर्नर दास ऑल्सो पॉइंटेड आउट, गवर्नर दास ने यह भी इशारा किया, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, इंसिनुएट करना, इंसिनुएट इशारा करना भी होता है, एक अच्छा वर्ड है जो अक्सर यूज करते हैं। इवन आफ्टर द लेटेस्ट इंक्रीज, इस लेटेस्ट इंक्रीज के बाद भी द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट स्टिल रिमेन वेरी मच अकोमोडेटिव, ये कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं उसके बावजूद भी वेरी मच अकोमोडेटिव है, यानी कि ये जो है लोन को उतना महंगा नहीं कर रहे, उससे इन्वेस्टमेंट रुकेगा नहीं। व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, वो फिर भी अकोमोडेटिव ही हैं, हमने ज्यादा नहीं बढ़ाई। The RBI's own November round of the consumer confidence survey shows, नवंबर का अपना जो आरबीआई का नवंबर में जो इन्होंने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया था वो ये दिखाता है दैट अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, ज्यादातर जो इस इन्होंने सर्वे में जो रिस्पॉन्स दिया है, परसीव एंड एक्सपेक्ट 1 year ahead a deterioration in price level, अगले आने वाले साल में सभी जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उनको ये लगता है कि आगे आने वाले जो समय है साल भर का, उसमें कीमतों के लेवल में जो है वो और ज्यादा डिटीरियोरेट होंगी, वर्सन होंगी, खराब होगी स्थिति, ये कहना चाह रहा है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है वर्सन, तो डिटीरियोरेशन होता है वर्सनिंग की सिचुएशन रहेगी, खराब होने की स्थिति रहेगी। मेकिंग दिस द सिंगल बिगेस्ट ड्रैग ऑन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, और कंज्यूमर जो सेंटिमेंट है उसमें ये बड़ा ड्रैग रहेगा। ड्रैग का मतलब वैसे तो रगड़ के चलना होता है, लेकिन ड्रैग का मतलब बाधा भी कह सकते हो, हिंड्रेंस, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस रहेगा कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है उसमें, सेंटिमेंट है। अल्टीमेटली सेवर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू रीगेन कॉन्फिडेंस, अंत में तो यही है कि ये नेसेसरी है कि कंज्यूमर्स और जो सेवर्स हैं, बचत करता हैं, उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए दैट प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल, कि कीमतें स्थिर रहेंगी भविष्य में ओवर अ मीडियम टर्म, कम से कम मध्य अगर हम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की बात करें, टू रिज्यूम सेविंग्स एंड बाइंग टू हेल्प एंट्रेंच ए ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये हम कोशिश ये करेंगे कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सेविंग्स को रिज्यूम करे, सेव करना शुरू करे और वापस थोड़ा बाइंग भी करना शुरू करे, टू हेल्प एंट्रेंच ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। अब यहाँ पे एंट्रेंच का मतलब होता है टू फिक्स, क्या है, तो वो हेल्प करे एंट्रेंच ड्यूरेबल इकोनॉमिक, कायम रहने वाले स्थिर जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको स्थापित करें, फिक्स करें। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रामर का पॉइंट आया है, हेल्प के बाद जो भी इंफिनिटिव आएगा वो बेयर इंफिनिटिव आता है। हेल्प मेक बिड के बाद जो भी इंफिनिटिव आता है उससे पहले टू का प्रयोग हम नहीं करते, बेयर इंफिनिटिव होता है। अगर कोई ऐसा लिखे टू हेल्प टू एंट्रेंच तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस टू को रिमूव कर देना है। यही आपका एक क्वेश्चन बनता है किस पे, आपका ग्रामेटिकल पॉइंट पे। ये था आपका आज का आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें आई हैं इस आर्टिकल में। पहला है आरबीआई ने थोड़ा सा बेंचमार्क रेट बढ़ाई हैं, और उसमें से अगला कहा कि अब बहुत सी सूचनाएं आती हैं एडिटोरियल में जो आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने दिन में बैठती है, कितने दिन में रिव्यू करती है, मेन मकसद क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, और इस समय जो है उनकी मेन चिंताएं क्या हैं, और इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, किस वजह से होता है, वो किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की है डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, मंडे को एक नए आर्टिकल के साथ हम लोग आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।